प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 6 ट्रायंगल यानी त्रिभुज। आज उसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, बीपीटी थ्योरम। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीटी थ्योरम को चूंकि थेल्स महोदय ने दिया था, इसलिए इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स महोदय का यह विचार, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल दैट दे नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, यानी अगर दो त्रिभुजों के अंगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समान कोणिक त्रिभुज होंगे। और इसके बाद जो उन्होंने कहा, द रेशियोज ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सेम, यानी दो समान कोणिक त्रिभुजों में, यानी जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं इक्वल हों, तो उनकी जो साइड्स होंगी, उनकी जो भुजाएं होंगी, वो हमेशा अनुपाती होती हैं। इसी आधार पर ही यह थ्योरम डेवलप है। आइए देखते हैं इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक में बी और प्रोपोर्शनलिटी का P और थ्योरम का T, इसे बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। चूंकि इसे थेल्स महोदय ने दिया था तो इसे थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इस प्रमेय में जो थेल्स का मौलिक विचार था कि कोई भी अगर समान कोणिक त्रिभुज हैं तो त्रिभुज जनरली कई तरीके के हो सकते हैं। पहला एक्यूट ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। ये तीनों टाइप के जो ट्रायंगल हैं, यानी एक्यूट ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, और राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के करेस्पॉन्डिंग एंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है और ये PQR है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो इनकी साइड जो है AB PQ के और BC QR के प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपातिक होते हैं। और वो चाहे एक्यूट ट्रायंगल हो और चाहे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक ना। अब इसके बाद उन्होंने ये जो कहा था कि अगर ये कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है अगर इक्वल होते हैं तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो प्रोपोर्शनल होंगी, समानुपातिक होंगी। और ऐसा कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, अगर ये दोनों एंगल इसमें इक्वल हैं तो इनकी साइड्स जो होंगी, इनकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपातिक होंगी। या फिर अगर वो राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज हैं और तो उसमें तो ये दोनों एंगल इक्वल ही होते हैं 90 डिग्री के, तो जाहिर सी बात है उनकी साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो समानुपातिक रूप से इक्वल होंगी, ठीक। अब इसके बाद इस थ्योरम में जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज कही है, एक्चुअली उनका जो थीम था वो टू सिमिलर ट्रायंगल के विषय में था, लेकिन यह थ्योरम जो है वो केवल एक ट्रायंगल के विषय में है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one sides of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। यानी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं।
बात समझ रहे हैं कि यदि हम लोग मान लो BC को बेस मानते हैं और इसके पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं तो AB को मान लो D पॉइंट पर और AC को यह पैरेलल लाइन E पॉइंट पर कट करती है, तो DA और DB ये क्या हो जाती हैं, यह समानुपातिक रूप से विभाजित हो जाती है। केवल बेस BC को ही नहीं, अगर बेस हम लोग BC के बजाय AB को अगर या यहां पर ले लें, PQ को लेते हैं, तो इसके समांतर कोई भी लाइन अगर हम ड्रा करेंगे तो वही कंडीशन यहां भी होगी कि मान लो ये S है, ये T है, तो PS और SR जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपातिक रूप से विभाजित होते हैं। अगर मान लीजिए इसी के बजाय हम लोग इसमें बेस जो है इसे लेते हैं और इसके पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, तो वैसे ही यह जो है इसको समानुपातिक रूप से दो भागों में डिवाइड कर देगा। यानी यह रेखा जो पैरेलल लाइन हम खींचते हैं वो किसी भी ट्रायंगल में बेस से पैरेलल कोई भी रेखा खींची जाएगी तो उसकी अन्य दोनों भुजाओं को वो समानुपातिक रूप से दो भागों में विभाजित कर देती हैं। यही इस थ्योरम में बताया गया है। और वो ट्रायंगल कैसा भी हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, या फिर समकोण त्रिभुज हो, इसी बात को इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। अब दूसरी चीज, इसको पढ़ने के पहले एक चीज और रिवाइज कर लीजिए कि मान लीजिए कोई भी न्यून कोण त्रिभुज है और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमने इसमें आधार ये लिया है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणे BC गुणे हाइट। अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई BC के परपेंडिकुलर है, लंबवत एक रेखा खींचते हैं तो वो क्या होगी, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यह परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ होगी वही इसकी हाइट हो जाएगी। यानी मान लीजिए ये F है तो ये AF क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी इन केस ऑफ एक्यूट ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज के क्षेत्र में, यानी न्यून कोण त्रिभुज के केस में। अगर यही अधिक कोण त्रिभुज है यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो वहां पर इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, ऐसे ही ना, ये तो नहीं निकल पाएगी ना। वहां पर हम लोग इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, वहां पर इस वर्टिसेस से उसके बेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन ड्रा होगी, इस लाइन की जो लेंथ होगी वही इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, ठीक ना। तो न्यून कोण त्रिभुज में ट्रायंगल के अंदर और अधिक कोण त्रिभुज में ट्रायंगल के बाहर, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल में तो यह जो भी लेंथ इसकी होगी वही इसकी हाइट हो जाएगी। एक्चुअली यह केस जो राइट एंगल का है, समकोण त्रिभुज का है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग मेनली यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं केवल एक्यूट ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि हम लोगों ने 9th में पढ़ा भी है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही आधार, मान लीजिए ये आधार A है, ये B है, एक ही आधार से अगर कोई ट्रायंगल मान लीजिए ये बनता है ABC और इसी AB आधार पर कोई ट्रायंगल ये बनता है ABD, तो दोनों की एरिया क्या होगी, सेम होगी। यानी किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में समान आधार पर बनने वाले अनंत त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, उसको ध्यान में यहाँ पर इसको समझने के लिए रखना जरूरी है। तीसरी चीज हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक ना, और अगर बेस मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है तो BC के पैरेलल, चाहे आप ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल यहां खींच दीजिए या फिर मिड पॉइंट के नीचे खींच दीजिए,
या फिर मिड पॉइंट के ऊपर पैरेलल लाइन BC के पैरेलल खींचिए, सभी स्थितियों में यह AB को अगर इस पैरेलल लाइन को लेंगे 2 बराबर भागों में समानुपातिक रूप से डिवाइड करता है। अगर आप इस तो यह भी जो है AB को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है समानुपातिक रूप से। और ऐसे ही अगर इस पैरेलल लाइन को लेंगे तो ये भी इस भाग और इस भाग को 2 समानुपातिक भागों में डिवाइड करता है। अब आइए इसके बाद हम लोग इस थ्योरम को समझने के लिए लेते हैं। इस थ्योरम में दिया जा रहा है गिवन ट्रायंगल ABC in which a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at point D and E respectively। यानी यह हमें इस थ्योरम में दिया जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है और इस ABC ट्रायंगल में, इस ABC त्रिभुज में BC रेखा के समांतर यदि हम कोई रेखा खींचते हैं जो कि AB को D पर और AC को E पर कट करती है, ठीक, तो हमें प्रूव करना है कि AD बाई DB यानी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक, तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ रचना बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग करते हैं, लेट अस ज्वाइन BE एंड CD एंड देन ड्रा DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। तो यानी हम लोग क्या करते हैं कि इसके परपेंडिकुलर, AD के परपेंडिकुलर एक रेखा खींचते हैं जो कि E पॉइंट को टच करता है, ठीक, और ऐसे ही दूसरा AE के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं जो कि यानी यह परपेंडिकुलर है, इसका नाम देते हैं M और इसका नाम देते हैं N, ठीक ना। तो AE साइड पे परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, DM, और AD साइड्स पे परपेंडिकुलर लाइन NE होगी, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, E को B से और D को C से मिला देते हैं, ठीक। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें आधार क्या है, इसमें आधार आपका AD है। अगर आप आधार AD को लेते हैं तो यानी हाफ इंटू AD आधार इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी EN, यह जो लेंथ होगी वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी हाइट। तो यानी ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल जो है वो हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम लोग ट्रायंगल DBE को लेते हैं तो यानी कि जैसे एरिया ऑफ BDE यानी इस ट्रायंगल की जो एरिया है वो क्या होगी, हाफ ऑफ DB, ये क्या है, ये बेस है, इंटू हाइट, हाइट क्या है, वो हाइट EN जो है वो हाइट है। तो यानी हाफ इंटू DB इंटू EN। ऐसे ही एरिया ऑफ ADE, तो इसमें बेस क्या है, एक बार बेस मैंने AD को लिया था, जब AD को लिया था तो ये हाफ ऑफ AD इंटू EN हुआ था। अब हम
बेस जो है ए ई को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी ई की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम, ये जो है इसकी हाइट है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम, ठीक ना। तो यानी एक बार जब हमने बेस ये लिया था तो उसमें हाफ इंटू ए डी इंटू हाइट ई एन, और जब हमने बेस ए ई लिया तो हो गया हाफ ऑफ ए ई इंटू हाइट डी एम, ठीक। एंड आल्सो एरिया ऑफ डी सी ई ई की एरिया निकालनी है तो इसमें भी हो जाएगा हाफ इंटू ई सी, यानी बेस ये था, अब बेस ये हो गया ई सी, और जब बेस ई सी हो गया तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, वो जैसे इधर की हाइट एन ई हुई थी वैसे ही इस ट्रायंगल की हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो डी एम हो जाएगी। तो यानी हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, ठीक, ये हाइट हो गई। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, यानी इस ट्रायंगल की एरिया अपॉन इस ट्रायंगल की एरिया। तो ये क्या हुआ था, हाफ ऑफ ए डी ई क्या आया था, हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन, और बी डी ई क्या आया था, हाफ ऑफ डी बी इंटू ई एन। तो इसमें देखिए ये हाफ और ई एन ये दोनों कट गया, बचा क्या, ए डी अपॉन डी बी, ठीक। तो यानी ए डी ई की एरिया बटे बी डी ई की एरिया बराबर क्या हो जाएगी, ए डी अपॉन डी बी, वही प्रोपोर्शनल रेशियो, ठीक। वैसे ही एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी सी ई, पहले इस ट्रायंगल को लिया था, अब इस ट्रायंगल के साथ इस ट्रायंगल को लेते हैं तो हो जाएगा हाफ ऑफ ए डी ई की एरिया क्या आई थी, ए डी ई की एरिया ए ई इंटू डी एम, ठीक। जब हमने इसको बेस लिया था, ए ई को बेस लिया था तो क्या हो गया था, ए ई इंटू डी एम, और डी सी ई की एरिया क्या हो गई थी, जब हमने बेस ई सी को लिया था तो ये हो गया ई सी इंटू डी एम इसकी हाइट। तो वैसे ही यहाँ भी हाफ और डी एम ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, ए ई अपॉन ई सी, ठीक। दूसरी चीज देखिए कि बी सी के पैरेलल लाइन क्या है, वो डी ई है, और डी ई सेम बेस पर ही ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, बी डी ई और फिर डी सी ई, यानी इसी एक बेस पर ही एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, तो दोनों की एरिया क्या होगी, सेम होगी। दो समांतर रेखाओं के बीच में एक आधार पर दोनों बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी सी ई सेम बेस डी ई, and BC is parallel to DC, BC is parallel to DC, then area of BDE is equal to area of DCE, यानी इसकी एरिया जो होगी वो इस ट्रायंगल की एरिया के इक्वल होगी। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक ना। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये इसके कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी BC के समांतर जो हमने DE रेखा खींची है और जो कि दोनों भुजाओं को AB और AC को D और E बिंदु पर काटता है, तो ये अन्य दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती हैं, यानी AB का अनुपात DB के अनुपात के बराबर होगा और AE का अनुपात जो होगा वो EC के अनुपात के
बराबर होगा। तो यही इतनी बातें जो है बीपीटी थ्योरम यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में बताई जा रही है। इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय के विपरीत क्या यह बातें सही होती हैं। यानी थेल्स थ्योरम में दिया जा रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर यानी बीसी भुजा के समानांतर जब हमने डीई रेखा खींची जो कि इसकी एक साइड AB को AD और DB दो बराबर भागों में विभाजित करती है और यही समानांतर रेखा इस त्रिभुज की AC रेखा को AE और EC को बराबर भागों में विभाजित करती है। विपरीत थेल्स थ्योरम में यानी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या होगा कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भी रेखा द्वारा उसकी दो भुजाओं को बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो ऐसी रेखा जो होगी वो तीसरी रेखा के समानांतर होगी। तो आइए अब हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय का विपरीत देखते हैं, सही है कि नहीं। आइए देखते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसमें दिया जा रहा है इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। यानी यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी किसी भी त्रिभुज में तीनों रेखाओं में से किन्हीं दो रेखाओं को समान भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी रेखा के समांतर होगी। इसी को कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या था कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है। तो उसी का उल्टा ये है। तो यानी कहने का मतलब कि इसमें दिया क्या जा रहा है, गिवन इन ट्राइंगल ABC लाइन DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड एट पॉइंट E रेस्पेक्टिवली। यानी ABC त्रिभुज में लाइन DE AB रेखा को D पॉइंट पर और AC रेखा को E पॉइंट पर काटती है। तो यानी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC सच दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। प्रूव क्या करना है कि यह जो लाइन है अगर इन्हें और इन्हें यानी AD और DB AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC यह कंडीशन होती है तो DE क्या होगी, वो BC के समांतर होगी। यानी प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। इट मीन्स अगर DE नॉट पैरेलल टू BC, अगर DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो अगर पैरेलल नहीं है तो AB और AC को क्या करेगी, समान भागों में विभाजित नहीं करेगी। और अगर समान भागों में विभाजित नहीं करेगी तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या होगा, वो असत्य होगा यानी फॉल्स होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या है, सत्य है, ट्रू है। तो इसमें हमको कुछ कॉन्ट्रैक्शन करने पड़ेंगे, यानी इसमें रचना करनी होगी। रचना में क्या करना है, ड्रा ए लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। माना कि DE डैश लाइन जो है वो BC के पैरेलल है।
तो फ्रॉम बीपीटी थ्योरम AD बाई DB इज इक्वल टू, अब AE नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, AE डैश बाई E डैश C, AE डैश बाई E डैश C, यह इक्वेशन 1 हो गया। बट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यह चीज आपको दी जा रही है, यह इक्वेशन 2 हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या होगा, AD बाई DB और AD बाई DB ये दोनों कट जाएंगे, आएगा क्या, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE बाई EC, एडिंग 1 इन बोथ साइड, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 और AE अपॉन EC प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, अपान में 1 हो जाएगा। तो यानी E डैश C को हमने एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा, 1 आया, तो यानी AE डैश प्लस यहाँ E डैश C हो जाएगा इज इक्वल टू, ऐसे ही इसमें EC एलसीएम हो जाएगा, तो ये हुआ AE प्लस EC बाई EC। आप ध्यान दीजिए कि AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो इसमें यह चीजें AC बाई E डैश C, ये चीज इज इक्वल टू AC बाई EC, ये होगा, यह तभी होगा जबकि DE डैश जो है वो DE डैश ना हो, बल्कि वो DE पर ही हो, यानी कॉन्साइड हो, DE डैश ना हो बल्कि वो DE ही हो। इट्स पॉसिबल व्हेन E एंड E डैश मस्ट कॉन्साइड, यानी संपाती हो, DE डैश जो है वो DE पर ही हो तभी संभव है। समझ रहे हैं, इस तरीके से क्या होगा कि AC बाई E डैश C का जो अनुपात आएगा, चूंकि डिनोमिनेटर क्या है, आप देखिए न्यूमरेटर इतना ही है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसमें क्या है, AC बाई EC, अब देखिए ये वैल्यू छोटी हो गई ना, यहाँ AC बाई E डैश C थी, ठीक ना, और दूसरे में है AC बाई EC, तो जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, ये देखिए EC क्या है, यानी E डैश C जो है वो बड़ा है किससे, EC से, और अगर ये बड़ी होगी तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी, चूंकि डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस कंडीशन में फिर DE डैश जो होगा वो BC के पैरेलल नहीं होगा, DE डैश BC के पैरेलल तभी होगा जब DE डैश वो DE पर संपाती हो, यानी DE पर ही हो। अगर ये DE AB को AD और DB समान अनुपातों में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी AC को AE बाई EC समानुपाती रूप से इक्वल होंगे या समानुपाती रूप से दो बराबर भागों में विभाजित कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि DE क्या होगा, वो BC के समानांतर होगा। इसी बात को कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम में समझाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराया जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।